गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने दो क्वांटम संख्या पढ़ी थी, मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्वंशी क्वांटम संख्या। ये फिक्स है, इलेक्ट्रॉन के लिए कभी चेंज नहीं होती है। अब जो दो पढ़ेंगे वो चेंज हो सकते हैं। इसके लिए एक चीज और याद रखना, कक्षकीय कोणीय संवेग की बात करें, यहां कोणीय संवेग था mvr बराबर nh/2 कक्षकीय कोणीय संवेग को L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होगी √L+1 h/2 S के लिए ज्ञात करना हो तो L की वैल्यू 0 है, तो √1 h/2 आ जाएगा, सॉरी 0 h/2। P के लिए 1 1 + 1 2 √2 h/2 ऐसे D के लिए फाइंड कर सकते हैं। तीसरी क्वांटम संख्या समझना, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। पहली क्वांटम संख्या कोश से संबंधित थी, दूसरी उपकोश से संबंधित थी, और ये कक्षक से संबंधित है। यानी कि ये कक्षक के अभिविन्यास से संबंधित है, कक्षक के अभिविन्यास से संबंधित है। सीधा क्वेश्चन आएगा, बिना सोचे समझे आंसर लिखना है। क्या क्वेश्चन आएगा? कक्षक के अभिविन्यास से संबंधित क्वांटम संख्या कौन सी है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से +L तक संभव है। m का मान कितना संभव है? -L से +L तक। जितने m के मान प्राप्त होंगे, जितने m के मान प्राप्त होंगे, उपकोश में उतने ही कक्षक होंगे। जैसे मैं एक टेबल बना रहा हूं, एक सेकंड, इसमें समझना ध्यान से। सबसे पहले L की वैल्यू, फिर मेरे पास है उपकोश, उपकोश, फिर मेरे पास है कक्षक, ये सॉरी m के मान, m के मान, फिर मेरे पास है कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। अब ध्यान से समझो, अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि L की वैल्यू 0 है, L कितना है? 0, तो आप उपकोश कौन सा लोगे? S। L की वैल्यू 0 है तो m की मान कितना होगा? -L से +L तक पूर्णांक में, तो L की वैल्यू 0 है, तो -0 से +0, तो 0 तो 0 ही होता है, तो यहां m का मान आएगा 0। कोई सा भी S कक्षक दे दिया तो हमेशा याद रखना चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होगा। m के मान कितनी बार आए? एक बार। एक ही बार आया तो कक्षकों की संख्या होती है 1। अपने को पहले से ही पता है कि S उपकोश में एक ही कक्षक होता है, जिसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है 0। अब समझो, अगर L की वैल्यू 1 हुई तो उपकोश कौन सा होगा? P। उपकोश कौन सा होगा? P। तो m के मान -L से +L तक, मतलब -1 0 +1, m के मान 3 बार प्राप्त हुए तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 3। कक्षक कौन कौन से? अब समझना, जेड एक्सिस को नाभिक के एक्स मानते हैं
और जेड एक्सिस के लिए हमेशा m का मान 0 लेना है। तो ये तो पी जेड के लिए होगा, फिक्स है पी जेड। ये चाहे आप पी एक्स लिख दो या पी वाई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे आप पी वाई लिख दो चाहे पी एक्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये हुआ कि इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 होगी। किसके लिए? पी एक्स या पी वाई के लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने पी एक्स के लिए -1 माने या पी वाई, आप पे डिपेंड है। चाहे जिसके लिए -1 मान लो और चाहे जिसके लिए +1 मान लो, लेकिन पी जेड के लिए फिक्स है 0 होगा। बट यहां एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने पी एक्स के लिए -1 ले लिया तो पी वाई के लिए +1 लेना है, या पी वाई के लिए -1 ले लिया तो पी एक्स के लिए +1 लेना है। ऐसे ही L का मान अगर 2 है तो उपकोष होगा D, तो M के मान क्या होंगे? -2, -1, 0, +1, +2। M के मान कितनी बार है? 5 बार। तो कक्षक कितने होंगे? 5। वैसे भी पता है 5 कक्षक होते हैं। अब ये 0 किसके लिए? dz के लिए। तो यहां मैं लिखूं dx² y², dxy, dyz, dzx, या इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स कहूं तो इसी में घुमा देता हूं, देखो +2, +1, 0, -1, -2। अगर आपने इसके लिए dx² y² के लिए -2 माना है तो इसके लिए +2 होगा, और इसके लिए -2 माना तो इसके लिए +2, बट इसके लिए तो फिक्स है 0। ऐसी f के लिए L का मान होता 3, तो -3, -2, -1, 0, 7 कक्षक हो जाते, बट अपने ये 3 ही काम के। इसका मतलब ये हुआ कि m का मान फिक्स नहीं है। जैसे इसका क्वेश्चन दो, कल जैसे दे रहा था उसी को आगे बढ़ाता हूं। आपको क्वेश्चन ये दिया, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n, m और l तीनों के मान बताने हैं। तो सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा 11 नंबर वाला। विन्यास है, समझना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 11वां इलेक्ट्रॉन यहां आया तो n की वैल्यू तो फिक्स हो गई 3। n कितना हो गया? 3। l कितना हुआ? s के लिए 0, s के लिए l कल पढ़ा हुआ 0। m कितना हुआ? तो s के लिए आज पढ़ा है 0 होता है। s के लिए m की वैल्यू हमेशा 0 होगी, क्योंकि l 0 है तो -0 से +0, ये तीनों वैल्यू आ गई। तो s में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे देता, समझना ध्यान से। पूरा क्वेश्चन हटा के लिखता हूं, समझो। आपसे ये पूछा, बोरोन के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान। अब 5 इलेक्ट्रॉन तक विन्यास ये आता है, देखो 1s2, 2s2, 2p1, ये 5वां है। s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 कक्षक है, इलेक्ट्रॉन एक ही है। ये px, ये py, ये pz। अब समझो, इन तीनों की ऊर्जाएं बराबर है, तीनों की ऊर्जाएं बराबर है, तो किसी में भी आ सकता है ये इलेक्ट्रॉन। हो सकता है इसमें आ जाए, हो सकता है इसमें आ जाए, हो सकता है इसमें आ जाए।
तो इसका मतलब इसमें आया तो मान लो +1 माना, इसमें -1 माना, इसमें 0 मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए m का मान -1 या +1 या 0 सभी संभव है, कोई सा भी एक मान लिख दो। यही प्रश्न अगर आपको ऐसे पूछा जाता, समझना क्वेश्चन, फ्लोरीन के 5वें व 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान बताओ। तो समझना फ्लोरीन का विन्यास क्या आता, 1s2 2s2 2p5। अब इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, 5वां इलेक्ट्रॉन भी इसी में, 9वां भी इसी में है। ये इलेक्ट्रॉन नंबर आया 5, ये 6, ये 7, ये 5 और 9 ले लेता हूं, ये 6, ये 5 6 7 8 9 ऐसे हो गए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले के लिए क्या लिख दो। मान लो 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए अभी जो लिखा था वो सेम आएगा, -1 या +1 या 0। तो 8वें के लिए क्या आएगा, 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए अब यहां चेंज करना है। देखो ये तो या तो क्या होगा, समझना ध्यान से, +1 या -1 या 0। 0 तो जरूर है, या तो इसमें 0 है, इसमें चेंज किया है कि ये -1 है तो ये +1, ये प्लस है तो ये -1। 0 वाले में कोई चेंज नहीं आता। ये तीनों समभ्रंश कक्षक है, कोई समय भी कोई सा इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसका मतलब m की वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसलिए m का सीधा पूछा जाता है s के लिए कितना है, pz के लिए कितना है या px के लिए कितना है, ऐसे पूछेंगे आपको। उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, इसके लिए मैंने आपको 2 सूत्र बता दिए। एक तो कल बताया था ये वाला 2l+1, एक आज बता दिया -l से +l तक। कल ये दिग्वंशी क्वांटम संख्या बताया था कि उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या 2l+1 होती है। आज इसमें बता दिया -l से +l होगी। हालांकि कक्षक तो फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। अब समझना लास्ट क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इसको s से प्रदर्शित करते हैं। ये नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब कक्षक की गति करता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूमता है, ऐसे अपनी अक्ष पे। जब ये घूमता है, चक्रण करता है अपनी अक्ष पे, तो क्लॉकवाइज करता है या एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या ली जाती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण से संबंधित है, चक्रण से संबंधित है, चक्रण से संबंधित है, S से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान +½ या -½ होगा। फिक्स है इसका मान, या तो इसका मान +½ होगा या -½ मान लो घड़ी की दिशा में चक्रण कर रहा है, तब आपने +½ माना, तो घड़ी की विपरीत दिशा में -½ होगा। या इस दिशा में, घड़ी की दिशा में -½ माना, तो इस दिशा में +½ होगा। समान चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में नहीं रहते। जैसे ये एक कक्षक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों का चक्रण कभी समान नहीं होगा। तो चक्रण क्वांटम संख्या तो सबसे छोटी है, चक्रण से संबंधित है। पहली किससे संबंधित थी? कोष से, सेकंड उपकोष, थर्ड कक्षक से, और चौथी
कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण से संबंधित है। इसका मान कितना है, +12 या -12। अब समझना, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ठीक है, 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन की बात करूं, कोई सी नंबर के इलेक्ट्रॉन ले लो आप, 1 नंबर 2 नंबर ले सकते हो, 1 नंबर 3 नंबर ले सकते हो, 1 नंबर 20 नंबर ले सकते हो, 20 40 ले सकते हो, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए। मान लो मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 11 एंड 12 नंबर के इलेक्ट्रॉन लिए, 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, एक 11 नंबर है, एक 12 नंबर है। अब मैं इनका विन्यास लिख रहा हूं 12 इलेक्ट्रॉन तक, समझना, 1s2 2s2 2p6 3s2, 12 आ गए। 11 नंबर इलेक्ट्रॉन और 12 नंबर इलेक्ट्रॉन दोनों इसमें है, दोनों इसमें। इसमें एक कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 कक्षक है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जिनका चक्रण विपरीत है, 11 नंबर और 12 नंबर। अब समझना, इलेक्ट्रॉन नंबर लिया मैंने 11 और इलेक्ट्रॉन नंबर लिया 12, इनके लिए n, l, m और s के मान लिखने हैं। तो सबसे पहले ये चेक करो, 11 नंबर इलेक्ट्रॉन किस में आया, तीसरे कोष में, तो n का मान 3। 12 नंबर इलेक्ट्रॉन किस में आया, तीसरे कोष में, n का मान 3। 11 नंबर इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में आया, s उपकोष में, तो l का मान 0, यहां पे भी 0। 11वां इलेक्ट्रॉन m कक्षक में आया, s कक्षक में आया, तो m का मान 0, इसके लिए भी 0। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। अब इसका मतलब m सेम होने का मतलब वो एक ही कक्षक में है। अब एक ही कक्षक में तो दोनों का चक्रण तो विपरीत होगा। अगर मान लो मैंने इसके लिए लिखा +12 तो दूसरे के लिए आएगा -12, या मान लो मैंने पहले वाले के लिए लिखा -12 तो दूसरे के लिए आएगा +12। निष्कर्ष क्या निकला, मान लो मैं 4th इलेक्ट्रॉन और 11 नंबर इलेक्ट्रॉन की बात करता तो n चेंज हो जाता। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक ही कोष में, तो n सेम हो गया, एक ही उपकोष में तो l भी सेम हो गया, एक ही कक्षक में m भी सेम हो गया, लेकिन चक्रण तो समान नहीं होगा। चक्रण समान नहीं होने का मतलब चौथी क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। अगर मैं अलग अलग कक्षक के इलेक्ट्रॉन लेता, जैसे एक यहां से लेता, एक यहां से लेता, तो ये दोनों सेम हो सकती थी, तो ये सेम होती तो यहां चेंज आ जाता, इसके लिए n 3 आता, इसके लिए 2 आता, n चेंज आ जाता। तो रिजल्ट क्या निकला इसका समझना, इसको पाउली ने दिया था, वो अभी पढ़ेंगे, पाउली का अपवर्जन नियम। क्या नियम है, एक कक्षक में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, एक कक्षक में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, हमेशा चक्रण विपरीत होगा। तो समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो रिजल्ट ये निकला कि 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है, लेकिन चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं होगी। इसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं, जो अपने या तो आज 10 मिनट बाद या कल इस नियम को पढ़ेंगे। अब आगे समझना, क्वांटम संख्या आपकी पूरी होगी। चक्रण क्वांटम, ये चक्रण क्वांटम संवेग निकालना हो कक्षक के संवेग, तो सूत्र है √s+1 h/2π। जैसे दिग्वंश में क्या लिया था, l+1, यहां जाएगा s+1। अब क्वांटम संख्याओं की पहचान कैसे करें वो समझो। हेडिंग समझना क्या है, सही क्वांटम संख्याओं के युग्म की पहचान, युग्म की पहचान।
ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में। क्या आएगा? क्वांटम संख्याओं के गलत युग्म की पहचान। अब ये मत कहना सर आपने तो सही लिखा है। अगर आपने सही की पहचान कर ली तो गलत भी अपने आप होगी। यदि आपको लगा कि ये सही नहीं है तो ऑटोमेटिक वो गलत है। तो अगर सही वाला सीख लिया तो गलत वाला अपने आप आ जाएगा। अब इसको कैसे समझना वो समझना। मान लीजिए मैंने ये कहा कि n का मान 1 है। n का मान कितना है? 1। तो केवल 1s उपकोष हो सकता है। इसका मतलब l का मान 0 होगा इसके लिए। मैंने कहा n का मान 2 है तो 2 उपकोष होते हैं 2s और 2p। l की मान की बात करूं s के लिए 0, p के लिए कितना होगा? 1। मैंने कहा n का मान 3 है तो 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है। l का मान 0, 1, 2। मैं और भी आगे बढ़ा सकता हूं। रिजल्ट क्या निकला वो समझना। l का अधिकतम मान, l का अधिकतम मान n से 1 कम होगा। n का मान 1 है तो l का मान 1 में से 1 घटा दो 0। n का मान 2 है तो l का मान 2 में से 1 घटा दो। अधिकतम 1 होगा, कम चाहे जितना हो, अधिकतम n-1 होगा। n का मान 3 है तो l का अधिकतम मान इससे 1 कम है। तो सही युग्म की पहचान करने का पहला तरीका समझो। सबसे पहले आपको l का मान देखना है। l अधिकतम कितना होगा? n-1। इससे कम है चलेगा बट अधिकतम n-1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। n दिया होगा, n से किसकी पहचान करोगे? l की। फिर देखो ये हो गया। अब आपको दूसरी पहचान करनी है m मैक्सिमम, m का अधिकतम मान। m का अधिकतम मान मैंने आपको लिखाया था -l से +l तक संभव है। इसके अलावा कोई आता है तो वो गलत है। माइनस में भी अधिकतम l तक हो सकता है, प्लस में भी l तक। और तीसरा सीधा सीधा है s का मान। +½ दिया तो भी सही, -½ दिया तो भी सही। इन दो के अलावा कोई भी तीसरा मान दिया तो वो गलत है। बस ये 3 ही चीजें पहचान करके सही युग्मों की पहचान करनी। अब प्रश्न समझना। दिए गए क्वांटम संख्याओं के युग्मों में से, दिए गए क्वांटम संख्याओं के युग्मों में से सही युग्म की पहचान कीजिए। सही युग्म की पहचान कीजिए। देखो पहला दिया, ये सीक्वेंस वाइज ये ध्यान रखना, n l m s सीक्वेंस वाइज है। ए ऑप्शन लिया 3 2 -1 0। बी ऑप्शन लिया 2 1 -2 +½ सी ऑप्शन लिया 3 2 0 -½ डी ऑप्शन लिया 4 3 -4 +1/2। सही युग्म की पहचान करनी है तो पहचान करूं। n का मान दिया है 3। अब आपको चेक करना है l सही है या नहीं है। तो l यहां से चेक करो, n-1 3 -1 2 तक संभव है, 2 ही दिए, सही है। m का मान -l से +l तक, मतलब -2 -1 0 +1 +2 में से कोई सही दे दो, सही है। -1 दिया, सही है। s इन 2 में से होता है, इसका तो पहला तो गलत है, पहला गलत है। अब दूसरे पे आ जाओ। n का मान 2 है तो l का अधिकतम मान 2 -1 1 पॉसिबल है, सही है। m का मान इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता प्लस माइनस में। ये 1 है तो ये या तो +1 आ सकता है या -1 या 0, -2 नहीं आ सकता, यहां गलती है।
इसमें देखो तीसरे में n 3 है तो l का मान 2 तक पॉसिबल है, आ सकता है। ये 0 है, पॉसिबल है। ये माइनस पॉसिबल, सारे ही पॉसिबल है, सही। इसमें देखो ये 4 ये 3 आ गया, पॉसिबल है। ये 3 ये 4 पॉसिबल नहीं, या इसमें ऐसे गलत कर दो, ऐसे कर दो। n का मान 3 है तो l 2 तक आ सकता था, 0 आ सकता था, 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, n के बराबर नहीं आ सकता, गलत। ये तो मैंने आपको दिया कौन से की पहचान, सही की पहचान। अब गलत की समझना। पांच 4 0 प्लस हाफ 2 1 प्लस 2 माइनस हाफ 2 1 0 माइनस हाफ 5 1 0 प्लस हाफ। गलत की पहचान करनी है तो पहला देखो n का मान 5 है तो l का अधिकतम मान 5 माइनस 1 4 तक संभव है, सही है। m का मान -4 से +4 के बीच तक जो भी आए सब सही है, तो 0 इसके बीच में आएगा, -4 -3 -2 -1 0 +1 उसमें आ गया, सही है। s प्लस हाफ सही है, ये युग्म गलत नहीं है। ये 2 तो ये 1 संभव है, ये 1 तो ये 2 संभव नहीं है, गलत है। ये 2 1 संभव है, ये 1 है तो -1 0 +1 सही है, -1 सही है। ये 5 है तो ये 0 1 2 3 4 तक संभव है, उससे ज्यादा संभव नहीं है तो ये संभव है। ये 1 है तो ये -1 0 +1 संभव, ये सही है, सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। सही युग्म कौन सा है, गलत कौन सा है, इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हो। अब नेक्स्ट समझना, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑफैबो सिद्धांत। ऑफबो सिद्धांत। ऑफबो शब्द का शाब्दिक अर्थ है निर्माण करना। ऑफबो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, निर्माण करना। ये तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करता है। ऑफबो सिद्धांत क्या करेगा, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करेगा। इस सिद्धांत में निम्न नियम लिए गए। नियम नंबर 1, पहला नियम है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह नियम बताया था, पाउली का अपवर्जन नियम क्या था। इस नियम के अनुसार दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती। अर्थात एक ही कक्षक में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अगर मान लो एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहली 3 तो सेम हो ही गई, कोस सेम हो गया, उपकोस सेम हो गया, कक्षक सेम हो गया। अब यदि चक्रण भी समान हुआ तो चौथी भी सेम होगी। तो ये कह रहा है 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी समान नहीं हो सकता। अर्थात समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में नहीं रह सकते। अगर मान लो किसी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इतना सही नियम है। दूसरा नियम है हुंड का अधिकतम हुंड का अधिकतम बहुलता नियम। अधिकतम बहुलता नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता नियम। इसको दूसरे शब्दों में कहे तो अपन ये बोल सकते हैं मम्मी द्वारा लड्डू वितरित करने का नियम।
क्या बोल सकते हैं? मम्मी द्वारा लड्डू वितरित करने का नियम। मम्मी अपने बेटों को लड्डू कैसे वितरित करती है? मान लो एक माँ के 3 बेटे A, B, C, घर पे 4 लड्डू आए। क्या मम्मी ऐसे बांटेगी? पहले को 2 दे दिए, दूसरे को 2 दे दिए, तीसरे को कहा बेटा तू पानी पी ले, तेरे को अगली बार आएंगे तब देंगे। क्या ये मम्मी के लड्डू वितरित करने का तरीका सही है? नहीं, ये गलत है। कैसे देगी? पहले सबको एक एक देगी, सबको एक एक। अब बच गया तो दूसरा राउंड शुरू करेंगे, तो इसको मिल जाएंगे एक और, इसको 2 मिले, इसको 1, इसको 1। बाकी दोनों को कहेंगे अगली बार 4 आएंगे तो इनको 1 1 मिलेगा, तुझे 2, नेक्स्ट टाइम 4 आएंगे तो इसको 2 मिलेंगे, तुम दोनों को 1 1। ऐसा नहीं है कि 4 आए, पहले कोई 2, दूसरे को 2 और तीसरे को पानी पी ले, ये नहीं चलेगा। तो इसने क्या कहा समझना? हुंड का अधिकतम बहुलता नियम ये कह रहा है कि समान ऊर्जा के कक्षक, समान ऊर्जा के कक्षक, इसका मतलब एक ही उपकोष के कक्षक हो गए, क्योंकि एक ही उपकोष के सभी कक्षक समभ्रंश होते हैं, सबकी ऊर्जाएं समान होती है। तो इसका नियम क्या है? एक ही उपकोष के कक्षकों में, एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं करते जब तक समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में नहीं आ जाते। मतलब ऐसे समझना, अगर मैंने ये लिया 2p3, 2p3, इस पे मुझे हुंड का नियम लगाना है। 3 कक्षक थे, 2p3, 2p3। अगर मान लीजिए हुंड अपना नियम नहीं देता तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ता कि एक कक्षक में अधिकतम 2 आ सकते हैं, तो मैं पहला इसमें बढ़ता, दूसरा इसमें, फिर आगे बढ़ता यहां। लेकिन हुंड कह रहा है कि पहले तीनों बेटों को एक एक लड्डू दे दो, मतलब तीनों में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। इसने पहले युग्मित कर दिया, ये खाली रह गया, मतलब विपरीत चक्रण वाला पहले आ गया, इसमें नहीं आया, तो ये गलत है, ये सही है। दूसरा समझना, अगर मान लीजिए मेरे पास में ये विन्यास आया 3d6, 3d6, d6 है, 5d में कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, 3d6। अब मैं 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरूं? एक तरीका तो ये ऐसे भरूं, 1 2 3 4 5, सब में समान चक्रण वाले आ गए, अभी भी एक बच रहा है, अब रिपीट करना शुरू किया विपरीत चक्र। या मैं ऐसे बढ़ता 1 2 3 4 5 6, ये गलत है, ये सही है। जैसे मम्मी लड्डू वितरित करती है, पहले सबको एक एक, वही नियम अपनाना है। ऐसा नहीं है पहले को 2 दे दिया दूसरे को 2 दे दिया। अब समझो लास्ट सिचुएशन, अगर मान लीजिए 2s2 2p0, इनमें इलेक्ट्रॉन भरना है। 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये 2, एक ऐसे एक ऐसे, दूसरा तरीका 2 ऐसे भरे। कौन सा सही है? अब ज्यादातर बच्चों को लगेगा कि ये वाला तो पक्का ही सही है, ये गलत है, जबकि इसमें ये गलत है, ये सही है। क्यों? अब आपको नियम की बात समझ में आ जाएगी। ये घर है ए का, ये घर है बी का, बच्चे हैं 2, ए और बी, दोनों अलग अलग घर के सदस्य। अब समझो,
ए के घर पे बी आया, अब ये दोनों यहां कमरे में खेल रहे हैं, ए और बी। कौन खेल रहे हैं? ए और बी खेल रहे हैं। इस घर का ए है, इस घर का बी है। अब ये ए की मम्मी है, इनके घर पे 2 लड्डू आ गए। क्या ये दोनों लड्डू एक एक बांटेगी? एक ए को एक बी को देगी ना, दोनों ए को देगी, दोनों अपने बेटे को देगी, बी को नहीं देगी। कैसे देगी? दोनों खेल रहे, ये अंदर जाएगी यहां अपने बेटे को, बेटा 1 मिनट इधर आ, कोई काम है। वो बेटा भागा भागा इस कमरे में, हाँ मम्मी बोल, ले चुपचाप खा ले, चुपचाप खा कर मुंह साफ करके चला जा। ये बेचारा 2 चुपचाप खाकर मुंह साफ करके वापस यहाँ चला जाएगा। बी पूछेगा क्या काम था? ना ना ऐसी कोई इमरजेंसी था। अरे क्या ही का इमरजेंसी था, 2 तो ठोक के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जिस मां के पास 2 लड्डू आए वो दोनों बेटे उसी मां के नहीं थे। जब मैंने ऐसी सिचुएशन बनाई थी 3P, वहां एक ही मां के 3 बेटे थे। अब यहां देखो, इसका बेटा तो ये है ना, इसको इससे क्या मतलब है? तो इसके इलेक्ट्रॉन तो इसी में रहेंगे, इसमें थोड़ी जाएंगे। इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले में बढ़ते हैं, फिर ज्यादा वाले में। ये अभी यही चल रहा है अपने बढ़ने का क्रम, बताएंगे ज्यादा कैसे कम कैसे। तो यहां एस के तो एस में भरेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने घर के लड्डू पड़ोसियों के घर फेंक दे, यहां से यहां नहीं फेंकना है, यहां के यहीं रखने हैं। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिस पे हुंड का नियम, या एक क्वेश्चन समझना, प्रश्न समझना कैसे आता है, कंपटीशन में आता है बार बार। ये क्वेश्चन समझना, कार्बन में 2 व नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किस नियम का परिणाम है? कार्बन में 2 व नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किस नियम का परिणाम है? ऑप्शन आएंगे, पाउली का नियम, हुंड का नियम, N+L नियम, उपरोक्त सभी। तो आप समझना कौन सा नियम होगा। कार्बन का विन्यास लिख रहा हूं 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का विन्यास है। ये नाइट्रोजन का लिख रहा हूं इधर 1s2 2s2 2p3। अब ये इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, देखना, ये s के 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये 2s के 2 भर दिए, p में 3 कक्षक है, ये p के 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब कहोगे सर आप तो गलत भर रहे हो, p में s से थोड़ी भरे जाएंगे, p में तीनों कक्षक एक ही उपकोष के, तो पहले एक एक भरो, बाद में युग्मित होगा। आपकी बात सही है। आप किस बेस पे कह रहे हो? तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया, और मुझे किसने बताया? हुंड ने। अब सोचो, अगर हुंड अपना नियम नहीं देता तो मैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरता, और ऐसे भरता तो कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मतलब कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, 0 अयुग्मित होता। लेकिन हुंड क्या कह रहा है कि पहले सभी कक्षक में समान चक्रण के आएंगे, फिर युग्मित करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन में ऐसे नहीं भर सकता, इनको ऐसे भरना पड़ेगा, और ऐसे भरते ही कार्बन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। किस नियम का परिणाम है? हुंड का। अगर ये नियम नहीं देता तो मैं ऐसे एक एक नहीं भरता, पहले मैं 2 भरता। ऐसी यहां ये वाला सेम है 2p में देख लो, हुंड ने नियम दिया था तो 3 ऐसे भरेंगे, तो तीनों ही सिंगल हो गए। नहीं देता तो मैं पहले में 2 भरता, फिर 1 भरता। जैसे थैले नहीं भरते कि एक थैला पहले भर जाए फिर दूसरा भरेंगे। तो ये थोड़ा सा पढ़ के आना, कल अपने इसी हुंड नियम से आगे वापस बात शुरू करेंगे। पाउली वाला तो इजी है, समान चक्र वाले इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में नहीं रहते, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।